Good morning, students. How are you? I hope you are safe at your home. आज हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर यूरोप के अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ मेन सी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। दूसरा कि भी राष्ट्रवाद की फीलिंग को अराइज करने में कौन कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और फिर कि ये राष्ट्रवाद कहाँ पे उदय हुआ, कौन सी कंट्री में ये सबसे पहले आया, क्या क्या कारण रहे। उसके बाद यूरोपियन कंट्री से ये कौन कौन से अनदर कॉन्टिनेंट्स में भी गया, इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई। तो ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है या फिर नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें, हिंदी में क्या होता है, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद क्या होता है, देश के प्रति प्रेम की भावना या देश के प्रति एक जज्बे की भावना, देशभक्ति की भावना, या फिर हम कह सकते हैं कि फीलिंग टू प्राइड टुवार्ड द नेशन, एक देश के प्रति फीलिंग की प्राइड होना, गर्व की भावना होना, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भी यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद उदय होने के कारण, वैसे तो काफ़ी सारे कारण थे, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा कारण था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरी। फ्रेडरिक सोरी ने भी 4 पेंटिंग्स बनाई हैं और उन 4 पेंटिंग्स के थ्रू उसने डिफरेंट मैसेज दिए और लोगों को जागृत करने की कोशिश की कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उदय होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं एक फ्रेडरिक सोरी के बारे में। फ्रेडरिक सोरी कौन था भी? फ्रेडरिक सोरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 पेंटिंग्स बनाई और अपनी 4 पेंटिंग्स के थ्रू उसने ये मैसेज, डिफरेंट मैसेज दिए। तो सबसे पहला मैसेज क्या था उसका, देखो भी, ही विजुअलाइज हिज ड्रीम टू वर्ल्ड विद द डेमोक्रेटिक सेटअप, कि ये क्या चाहता था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक नेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाएं या फिर पूरे यूरोप में एक लोकतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि मैक्सिमम यूरोपियंस कंट्री के अंदर उस टाइम क्या था, मोनार्कियल गवर्नमेंट होती थी, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। तो पहला ड्रीम क्या था उसका कि वो डेमोक्रेटिक नेशन सेटअप करना चाहता था। और दूसरा देखिए भी वो क्या था, हीज पेंटिंग डिपिक्ट्स पीपल वेरियस कंट्रीज, जो उसकी दूसरी पेंटिंग थी, दूसरा मैसेज वो क्या देना चाह रहा है, जो यूरोप और अमेरिका के पीपल थे वो मार्च कर रहे हैं लाइक अ लॉन्ग ट्रेन टू होमेज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की है उसके पास से गुजर रहे हैं, उसको होमेज करते हुए, उसकी उपासना करते हुए। और तीसरा मैसेज उसने क्या दिया भी, जो ये सिंबल्स थे एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट के या फिर निरंकुशवादी सरकार के, जो भी सिंबल्स थे उनके अंदर उसने अपने डिसइंटरेस्ट दिखाए हैं। दैट मीन्स वो उनको लाइक नहीं कर सकता था, और दैट मीन्स वो उनको ख़त्म करना चाहता था जितनी भी निरंकुश सरकार थी। आगे देखिए भी, पेंटिंग आल्सो सो बीइंग ब्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, और उसने इन पेंटिंग्स में ये भी दिखाया गया है कि जो गॉड हैं, संत हैं और एंजल्स हैं, उसके लिबरल आइडियाज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स लिबरल आइडियाज़ को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भगवान भी, संत और एंजल्स या फिर हम कह सकते हैं फरिश्ते भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो थी स्टूडेंट्स फ्रेडरिक सोरी की पेंटिंग, जिसके थ्रू वो क्या शो करना चाहता था कि पूरा वर्ल्ड एक डेमोक्रेटिक नेशन बन जाए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर ऐसे थे जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अभी कि नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रोथ करने में कौन कौन से फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें अ कॉमन होमलैंड विद नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। दैट मीन हम कह सकते हैं कि हमारी एक कॉमन होमलैंड होती है या फिर हमारी मदर होमलैंड होती है, उसके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, जैसे कि भी इंडिया का जितना भी एरिया है
टोटल एरिया की अगर हम बात करें 32,80,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो जितना भी ये एरिया है हमारा, हमारे अंदर इस एरिया के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, और कॉमन को पास्ट, कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, स्पेशली ग्लोरियस पास्ट की बात करते हैं, जब एक शानदार इतिहास की बात करते हैं और हम अपने इतिहास में ये पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हमारे इतिहास में कितने ग्रेट विक्टोरियस हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे एक नाम आता है एक टीचर का, चाणक्य, या फिर उसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी। अगर उसकी बात करें तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर वो पढ़ाते थे, और उन्होंने एक बहुत बड़े राजा को जन्म दिया, दैट मीन्स राजा को बनाया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी। देखो कितने महान राजा हुए हैं। जब हम ऐसे कॉमन पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, शानदार इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, यूनिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज भी नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करती है। जब एक भाषा को बोलने वाले लोग आपस में मिलते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। सपोज़ करो आप किसी बाहर देश के अंदर गए हों, यूरोपियंस कंट्री के अंदर गए हों, और वहाँ पे आपको कोई सेम लैंग्वेज बोलने वाला कोई पीपल मिल जाता है, कोई हरियाणवी बोलने वाला मिल जाता है, पंजाबी स्पीकर मिल जाता है, या इंडिया के किसी भी पार्ट से आपको कोई भी पर्सन मिल जाता है, तो आपके अंदर एक नेशनलिज्म या फिर एक अपनेपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भी हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है यूनिटी ऑफ रिलीजन। रिलीजन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करने में। कुछ हिस्टोरियंस ने तो ऐसा भी बोला है कि रिलीजन लाइक अ ओपियम, कि धर्म का नशा अफीम के नशे की तरह चढ़ता है। जब धर्म की बात आ जाती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा जागृत हो जाती है और ज़्यादा बलवती हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि कुछ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होते हैं। अगर देखिए सभी लोग एक समान होंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, तो हमारे बीच हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। अगर आप देखिए कुछ लोग ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, या फिर एक वाइड गैप होगा बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल, तो उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी। जब सभी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, सभी का ख्याल रखा जाएगा, तब राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स कुछ तो ये फैक्टर्स थे नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने में। अब बात आ जाती है कि भी हिस्टोरिकल ओरिजिन कहाँ से हुआ, या फिर स्टार्टिंग में जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, और राष्ट्रवाद का या फिर नेशनलिज्म का। तो ये सबसे पहला फैक्टर हमें कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स, ये एक यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के अंदर इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे फ्रांस के बारे में आपको थोड़ा ही बताएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो देखते हैं अभी फ्रांस के अंदर क्रांति हुई है एक 14 जुलाई 1789 को, और इस टाइम में कौन रूल कर रहा था, बूरबोन डायनेस्टी के किंग होते थे लुइस 16, उनका राज था। ठीक है, और एक उनकी पत्नी होती थी भाई मैरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, बड़ा पावरफुल कंट्री होता था, वहाँ की ये प्रिंसेस होती थी, राजकुमारी होती थी। ठीक है, तो फ्रांस में क्रांति के लिए भी काफ़ी सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। सोशल रीजन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिक रीजन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, पॉलिटिकल कोजेज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो काफ़ी सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल रहे, और जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, फ्रांस के अंदर जो 300 सालों से राज कर रहे थे बूरबोन डायनेस्टी के किंग, जनता ने उनको वहाँ से रिमूव कर दिया और वहाँ से बूरबोन डायनेस्टी को निकाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, 1792 के अंदर फ्रांस एक
डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया था। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे एक और लीडर आता है भी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी काफ़ी कुछ काम किया फ्रांस के लिए, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हाँ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे भी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के अंदर हुआ और ये बड़े, आप कह सकते हो कि बड़े एक देशभक्त थे। इसके अंदर बहुत बड़ी फीलिंग्स थी देश के प्रति। एक नॉर्मल फैमिली में इनका बर्थ होता है और अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे ये आर्मी में रिक्रूट होते हैं। आर्मी से फिर ये कमांडर बन जाते हैं और बाद में फिर ये 1804 के अंदर फ्रांस के सम्राट बन जाते हैं, एम्परेयर बन जाते हैं। और सम्राट बनते ही भी इसने कुछ फ्रांस के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स किए जिनको क्या बोला जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804 एंड उनको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। दूसरा क्या किया भी इसने, ही एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी, कि इसने इक्वालिटी एस्टेब्लिशमेंट की। दैट मीन्स सारे के सारे पीपल समान हो, ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो। उस टाइम क्या होता था भी फ्रांस के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी को, कुछ स्पेसिफिक लोगों को कुछ सुविधाएं मिली होती थी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर उनको कुछ सुविधाएं मिली होती थी। भाई जैसे अगर किसी पर्सन का जन्म ऊंचे कुल में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, तो जन्म के आधार पर उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं, कुछ ना कुछ उसको प्रिविलेजेस मिली होती थी। लेकिन नेपोलियन ने उनको सभी को ख़त्म कर दिया और इक्वालिटी एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी, अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। तो इसने भी फ्यूडल सिस्टम को भी अबोलिश्ड किया। अब आप देखिए कि पूछोगे सर फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल क्या होता है भी, सामंत होते हैं या फिर ज़मींदार होते हैं, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड होते हैं, उनके पास कल्टिवेटेड लैंड का एक बिग पार्ट होता था और वो छोटे किसानों को खेती करने के लिए दे देते थे। बाद में उनका वो काफ़ी तरीक़ों से शोषण भी करते थे। तो नेपोलियन ने जो ये फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था या फिर सर्फडम था, उसको ख़त्म किया और जो उनके अंडर में किसान्स होते थे उन सभी को फ्री करवाया। तो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम रहा भी। नेक्स्ट देखिए भी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। उस टाइम क्या होता था भी, फ्रांस के अंदर कुछ गिल्ड्स बनी होती थी, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, एसोसिएशंस ऑफ बिजनेसमैन। जो व्यापारी वर्ग होता था उन्होंने अपने कुछ श्रेणियां बनाई होती थी, कुछ यूनियंस बनाई होती थी और उन यूनियन ने क्या डिसीजन लिया हुआ था कि एक पर्टिकुलर टाउन्स के अंदर और सिटीज़ के अंदर कोई बाहर से आके व्यापार नहीं कर सकता था। तो नेपोलियन ने इस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और इक्वलिटी एस्टेब्लिशमेंट की और कहा कि पूरी कंट्री के अंदर कोई भी व्यापारी, कोई भी ट्रेडर्स, कोई भी बिजनेसमैन कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भी, अ यूनिफॉर्म कोड थ्रू आउट द कंट्री। उस टाइम क्या था भी, फ्रांस डिफरेंट नेशन में बांटा हुआ था और हर पार्ट के अंदर, हर प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग रूल होते थे, अलग अलग सिस्टम होता था, वेट और मेजरमेंट्स के सिस्टम भी अलग अलग होते थे। तो उसने उन सभी को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म कोड इम्प्लीमेंट कर दिया और उस टाइम करेंसी भी डिफरेंट होती थी। तो सारी करेंसीज़ को उसने ख़त्म करके एक ही करेंसी रखी और उस टाइम फ्रांस की करेंसी होती थी भाई लीवरो। ठीक है, तो ये भी उसने करेंसी भी ख़त्म कर दी। आगे देखिए भी, इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और नेपोलियन ने क्या किया भी, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, कम्युनिकेशन के सोर्सेज थे, उनको भी इम्प्रूव करने के काम किए और इस फील्ड में भी उसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी रिफॉर्म्स थे ये नेपोलियन ने किए, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में बनता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना।